पार्टीज है। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगी हमारे जो एसे का पेपर होता है मेंस में। एसे की अगर हम बात करें तो एसे बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है, और अगर आपको एक आइडिया आ जाए कि एक प्रॉपर एसे कैसे लिखना है, आपके मेंस के मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। तो ऐसे के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है, आप प्रैक्टिस करें। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखिए कि कौन से टॉपिक्स जनरली पूछे जाते हैं। जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है कि आधे क्वेश्चंस फिलोसफिकल होते हैं, कुछ कोटेशंस दिए जाते हैं, और आधे कुछ करंट अफेयर्स बेस्ड हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप इन कॉमन टॉपिक्स पे अपने अपने थोड़े नोट्स बना सकते हैं, कहीं आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे वो आपको कोई भी ऐसे आए आप उसको यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर में। फॉर एग्जाम्पल कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं, जैसे विमेन के बारे में हो, हेल्थ के बारे में हो, एजुकेशन हो, ग्लोबलाइजेशन हो, मीडिया के ऊपर हो, डेमोक्रेसी हो। ये चीज़ें, ये जो कीवर्ड्स होते हैं काफ़ी बार ऐसे टॉपिक्स में पाए जाते हैं। तो अगर इसके बारे में आपने थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है, और तो आप उसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। साथ में ऐसे में मुझे ये लगता है कि हमेशा से आपको हर ऐसे में एक स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप शुरू में कोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई एनेक्डोट बता सकते हैं। उससे एग्जामिनर का स्टार्ट ही जब वो चेक करता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा ये स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ है। उसके बाद आप हिस्ट्री इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, जो भी आपको डायमेंशंस कवर करने हैं। डायमेंशंस भी आप ऐसे वास्ट रखिए कि उन्हें लगे कि आपका पर्सपेक्टिव बहुत वाइड है, जैसे पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, कल्चरल हो, सोशल हो, इंटरनेशनल हो, एथिकल हो। ये सारे एस्पेक्ट्स आप कवर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद आप इंडियन पर्सपेक्टिव के बारे में भी बात कर सकते हैं, और वर्ल्ड में क्या चल रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड, और फिर आप अपना ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे के लिए मुझे यही लगता है कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं, उन्हें चेक करवा सकते हैं, और मॉक पेपर्स भी सॉल्व कर सकते हैं। उससे ऐसे की बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है। अगर मुझसे जैसे अगर पूछा जाए कि आंसर राइटिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए प्रिपरेशन में, तो मैं ये बोलूँगी कि इमीडिएटली आंसर राइटिंग मत स्टार्ट करिए। जब भी आपने पढ़ना स्टार्ट किया है, या आपने कोचिंग ली है, या जो भी है, जब आपका एक मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ द सिलेबस कवर हो चुका हो, जब आपको आइडिया लग चुका हो कि ये चीज़ें हैं, तब आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करिए। क्योंकि जब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब आपने पढ़ा नहीं है, आप आंसर राइटिंग अटेम्प्ट करेंगे तो अच्छे आंसर्स आप शायद ना लिख पाए और आप उल्टा डिसअपॉइंटेड हो जाएं। तो इससे अच्छा है जब आपको एक आइडिया लग जाए सिलेबस के बारे में, तब आप आंसर राइटिंग करें। तब आपको समझ भी आएगा कि कौन सी मिस्टेक्स हैं, मैं उनको इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और आंसर राइटिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप उनको चेक करवाएं, जिससे आपको परफॉर्मेंस के बारे में पता चले, और एक स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखिए। दूसरी बात, आंसर राइटिंग में काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि क्या हमें डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स हर आंसर में बनाने चाहिए या क्या करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मैं इस तरीके से आंसर करना चाहूँगी कि मुझे नहीं लगता है कि डायग्राम्स बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। कुछ लोग वैसे करते हैं, बट मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि कुछ चीज़ों में ही आप डायग्राम्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने जैसे बहुत ज़्यादा डायग्राम्स नहीं बनाए थे मेंस के एग्ज़ाम में। मोस्टली जो मैंने डायग्राम्स बनाए थे वो ज्योग्राफी के पेपर में था, जैसे कोई फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन हो, या एथिक्स के पेपर में कुछ फ्लो चार्ट के थ्रू हमें कुछ डिपिक्ट करना हो, या ऐसे में अगर कुछ इंडिया का मैप बनाना हो। बट ज़्यादा डायग्राम्स भी ऐसे नेसेसरी नहीं होते हैं। दूसरी बात, आंसर राइटिंग में ये भी लोग पूछते हैं कि हमें क्या पैराज में लिखना चाहिए या पॉइंट्स में लिखना चाहिए। तो मैं ये बोलूँगी कि मुझे लगता है जीएस पेपर्स में हमें पॉइंट्स में ही लिखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास स्पेस भी काफ़ी कम होती है आंसर्स के लिए, और एग्जामिनर्स को इतने सारे पेपर्स चेक करने होते हैं। तो अगर सीधे पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखा गया हो तो उन्हें भी ईजी होता है चेक करने में। उन्हें लगता है कि ठीक है, जो भी कैंडिडेट है उसने टू द पॉइंट लिखा है, तो वो मार्क्स भी दे देता है। लेकिन अगर हम अपने ऑप्शनल की बात करें तो मुझे लगता है उसमें ज़्यादा पॉइंट्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो थोड़े सब्जेक्टिव हो जाते हैं, स्पेशली जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, हिस्ट्री हो। मुझे लगता है ऑप्शनल के आंसर्स में आप पैराग्राफ्स में लिख सकते हैं। अगर मुझसे पूछा जाए कि ऑनलाइन सोर्सेज मैंने यूज़ करे हैं या नहीं,
तो मैंने आज सच ऑनलाइन सोर्सेज तो नहीं यूज़ करे थे, मैंने बेसिक बुक्स ही पढ़ी है और नोट्स से ही पढ़ा है। लेकिन जैसे सबको पता है कोविड-19 पैंडमिक आ गया था और काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तो मैं उन कैंडिडेट्स को यही बोलूँगी कि आप ऑनलाइन सोर्सेज भी रेफ़र कर सकते हैं। जैसे मुझे पता चला है कि काफ़ी यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस होती हैं, काफ़ी सारी वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पे नोट्स मिलते हैं, हैंडआउट्स मिलते हैं, तो आप उनको भी रेफ़र कर सकते हैं। अगर मुझसे पूछा जाए कि मेरा टाइम टेबल कैसे रहा था प्रिपरेशन के समय, तो मैं यही बोलूँगी कि मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, मैं रात में जल्दी ही सोती हूँ, बट मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। कुछ लोगों का रात में लेट पढ़ने का पैटर्न होता है, तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसे रहा था कि मैं सुबह जल्दी उठती थी। सबसे पहले जो मैं पढ़ती थी वो था न्यूज़पेपर। मुझे लगता था मुझे पता होना चाहिए कि हर दिन क्या हो रहा है, सबसे पहली चीज़ मुझे वही पढ़नी चाहिए, तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी। फिर उसके बाद जो भी मेरे टाइम टेबल में होता था कि मुझे ये टॉपिक कवर करना है या ये जीएस पेपर मुझे कवर करना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं वो पढ़ती थी। और उसके बाद मैं आधा टाइम ऑप्शनल को भी देती थी। और उसको हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें जीएस और ऑप्शनल में भी अपने जो आवर्स होते हैं एक दिन में, उसको डिवाइड करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम ऑप्शनल को भी इग्नोर नहीं कर सकते और जीएस को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो दोनों में एक बैलेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं ये भी कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि आपको बस पढ़ते जाना है और दूसरी चीज़ें नहीं करनी है। मुझे लगता है रिलैक्स करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे आपका माइंड रिफ़्रेश हो जाए। तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि कभी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती थी या स्ट्रेस्ड आउट हो जाती थी पढ़ाई से, तो मैं अपनी हॉबीज़ परस्यू करती थी। जैसे मुझे रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैंने कोई बुक पढ़ ली। मुझे पेंटिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैंने कुछ पेंटिंग बना ली। कभी कभी मैं एक छोटी सी नैप भी ले लेती थी, उससे भी हेल्प हो जाता है। तो आप भी ऐसी सिमिलर चीज़ें कर सकते हैं। मेरा जो टाइम टेबल रहता था अराउंड 8 to 10 आवर्स डेली मैं पढ़ाई करती ही थी। कभी कभी 12 to 13 आवर्स भी हो जाता था, डिपेंड करता था उस डे पे और उस दिन क्या क्या हमें कवर करना है। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगी इंटरव्यू स्टेज का, जो फाइनल होता है यूपीएससी एग्जामिनेशन में। तो इंटरव्यू के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट है आप अपना जो डैफ होता है उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके डैफ से ही पूछे जाते हैं। और दूसरे जो बेसिक क्वेश्चंस जो नॉर्मली पूछते हैं कि आपको सिविल सर्वेंट क्यों बनना है, या आपका रीज़न क्या है, आपने यहाँ पे क्यों जॉब करी, या आपने ये पढ़ाई क्यों करी कॉलेज में, तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं बेसिक चीज़ें, वो भी आपको प्रिपेयर करनी ही चाहिए इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू में जैसे मैंने भी काफ़ी मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे, क्योंकि कभी मेरा इससे पहले एक्सपीरियंस नहीं दिया है कोई प्रोफेशनल इंटरव्यू देने का, तो मैंने काफ़ी मॉक इंटरव्यूज़ भी लिए थे। मुझे लगता है उससे भी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आप प्रिपेयर्ड होते हो। तो मैं वही सजेस्ट करूँगी कि आप भी काफ़ी मॉक इंटरव्यूज़ दें। दूसरी बात यह है कि आपको करंट अफेयर्स से भी आपका अपडेटेड रहना चाहिए इंटरव्यू के टाइम भी, क्योंकि करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उस दिन सुबह न्यूज़पेपर में प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना 2.0 लॉन्च करी थी, और उस दिन न्यूज़पेपर की वो हेडलाइन थी। तो इंटरव्यू में मुझसे वो पूछा गया कि आप उसके बारे में बताइए, और उसी पे थोड़ी देर डिस्कशन भी चला था। तो मेरी सेकेंड एडवाइस ये रहेगी कि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस दिन जाने से पहले आपको न्यूज़पेपर भी देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि उन कैंडिडेट्स के लिए जो सीधे कॉलेज के बाद प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिन्होंने जॉब नहीं करी है, जैसे मैं हूँ, तो नॉर्मली इंटरव्यूज़ में लोगों से उनकी जॉब या प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाता है, जो मेरे केस में नहीं था। तो इंस्टेड जो बोर्ड मेंबर्स थे उन्होंने मुझे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे मुझे टेस्ट करने के, और केस स्टडीज़ भी दी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप किसी स्टेट के चीफ सेक्रेटरी हैं या चीफ मिनिस्टर हैं, तो आप उस स्टेट में और वो स्टेट बैकवर्ड हैं, तो आप वहाँ पे क्या क्या करना चाहेंगे। तो ऐसी चीज़ें वो आपसे भी पूछ सकते हैं, तो आपको इनके आंसर्स भी रेडी करके रखने चाहिए। और उसके अलावा मैं यही बोलूँगी कि इंटरव्यू में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपको कोई प्रिटेंस दिखाना चाहिए, या आपको बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए, बहुत ज़्यादा कम बोलना चाहिए। मुझे लगता है हर चीज़ में बैलेंस मेंटेन करिए, बी योरसेल्फ, क्योंकि यूपीएससी बोर्ड मेंबर्स बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उन्हें पता है कि कौन सा बच्चा कैसा है।
तो बी योर सेल्फ, आराम से काम कंपोज्ड होके कॉन्फिडेंस से आंसर करिए, और जो चीज़ नहीं आती है आप आराम से बोल सकते हैं कि सॉरी मैम और सॉरी सर, आई डू नॉट नो दिस क्वेश्चन। और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपके डैफ से ही पूछा जाता है, तो वो सबसे प्रिपेयर करना ज़रूरी है। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। जैसे मेरे इंटरव्यू में भी मुझसे डैफ से क्वेश्चंस पूछे गए थे। फॉर एग्जांपल मेरी हॉबी के बारे में पूछा गया था, पेंटिंग के बारे में। फिर मेरे ऑप्शनल से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे जो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो जो करंट में उस टाइम जैसे चल रहा था वो मुझसे पूछा गया था। फिर जैसे मैंने आपको बताया उज्ज्वला योजना के बारे में पूछा गया था। फिर मुझसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे गए थे, केस स्टडीज़ दी गई थी, तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो काफ़ी डरे मत, आपको अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि बोर्ड मेंबर्स भी काफ़ी सपोर्टिव होते हैं। और अगर आपको कुछ आ भी नहीं रहा होता है, याद नहीं आ रहा होता है, वो आपको क्लूज़ देते हैं, आपको हेल्प करते हैं उस टाइम। तो ऐसा कुछ मतलब ऐसी कोई बात नहीं कि आप डरें, आपको जस्ट अपना काम होके इंटरव्यू देना चाहिए। अगर हम डूज़ एंड डोंट्स की बात करें इस एग्जामिनेशन में, तो मैं डूज़ में तो यही बोलूँगी कि यदि आपने ये डिसीजन लिया है कि आपको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देनी है, वही बहुत ज़्यादा करेजियस है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट है, काफ़ी लोग इसमें बैठते हैं। तो आपको यही जो स्ट्रॉन्ग विल है वो पूरे टाइम मेंटेन करने की ज़रूरत है कि अगर कोई डिफ़िकल्टीज़ या चैलेंजेस भी आएँ, आपको होप लूज़ नहीं करना चाहिए, आपको अपना बेस्ट पुट इन करना चाहिए, पूरा हार्डवर्क करना चाहिए। मुझे लगता है अगर आपने ये सब किया है तो सफलता बिल्कुल प्राप्त हो सकती है। सब जो सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्लियर करी है, वो भी आपकी तरह ही हैं, तो अगर उन्होंने करा है तो आप भी कर सकते हैं। अगर हम डोंट्स की बात करें तो मुझे लगता है डोंट्स में यही है कि आप बहुत सारे सोर्सेज ना रेफ़र करें, क्योंकि आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। लिमिटेड सोर्सेज रखिए, उन्हीं को बहुत अच्छे से रिवाइज करिए, तो आप आप जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर कर सकते हैं। दूसरी बात मैं ये भी बोलूँगी कि खुद को दूसरों से कंपेयर ना करें या बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत ना करें, क्योंकि उससे भी आप कभी कभी डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, आपको लगता है कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग अपना खुद टाइम टेबल बनाइए और उसी को फॉलो करिए, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, और ये आप एग्ज़ाम फिर क्रैक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने सारे प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के बारे में बताया है, तो सम अप करने के लिए मैं यही बोलूँगी कि इस एग्ज़ाम में कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ें रोज़ कवर करते जाएं, अराउंड 8 to 10 आवर्स रोज़ पढ़ें, तो सिलेबस भी कवर होगा और आपको खुद लगेगा कि हाँ मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। और दूसरी बात मुझे यही लगता है कि थोड़े सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, जैसे सोशल लाइफ थोड़ी रिड्यूस करनी पड़ती है, सोशल मीडिया से आप हट सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बार उससे आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, तो वो डिस्ट्रैक्टिंग भी हो जाता है। और साथ में आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, एक टाइम टेबल या एक टारगेट फॉलो नहीं करेंगे, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि ये एग्ज़ाम क्लियर करने में। और दूसरी बात यह है कि आपको पेशेंस रखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में पढ़ने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एग्ज़ाम देने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जो 3 फेजेस में डिवाइडेड है, तो पेशेंस भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है यदि आप अपना बेस्ट पुट इन करेंगे, अपना हार्ड वर्क देंगे, तो आप ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे। एंड मैं सारे कैंडिडेट्स को यही बोलना चाहूँगी, ऑल द बेस्ट।